एल के आडवाणी और बाला साहब ठाकरे के घर बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक भेजेंगे और उनको घर में ही बॉम्ब से उड़ा देंगे। और उसी रात दुबई के कमरे में बैठ के इन लोगों ने पूरे बॉम्बे को उड़ाने का प्लान बना दिया था। लेकिन मैं अपना प्लान बिल्कुल नहीं बदलूंगा और बॉम्बे को उड़ा के रहूंगा। बॉम्बे स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग तक इनने अपने रडार में रखी हुई थी। तो ये हैंड ग्रेनेड्स की पिन निकालना और मार देना। देखिए, दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में पूरे देश में दंगे हुए और ये दंगों का रीजन था बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन। और ये डिमोलिशन होने के बाद ये दंगे पूरे देश में फैले, बहुत कम्युनल राइट्स हुए, कम्युनल टेंशन देश में बहुत बड़ी। और ऐसे ही कुछ दंगे उस वक्त बॉम्बे में भी हुए। और ये दंगे खत्म होने के बाद पूरे बॉम्बे में इतने ब्लास्ट हुए, इतने धमाके हुए कि लोगों की रूह आज भी कांप जाती है उसको सोचते हुए। सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लोग इसमें घायल हुए, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। बॉम्बे के कुछ इलाके उस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। आखिर इन सबके पीछे वजह क्या थी और इन सबके पीछे किसका हाथ था? इंडिया में उस वक्त इतना आइडियाज आया कहां से और कैसे इन सब चीजों के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का तक नाम सामने आया? आई एम श्योर आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता जरूर होगा, आपने सुना जरूर होगा या कुछ वीडियोस देखी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी, क्या साजिश थी और किन किन लोगों का हाथ इस सब के पीछे था। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आखिर 1993 के सीरियल ब्लास्ट को कैसे अंजाम दिया गया। और ये सब चीजें जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उन सब चीजों की लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई है। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा। साल 1992 के दिसंबर और जनवरी 1993 में पूरे देश में दंगे हुए। और ये दंगों की शुरुआत होती है अयोध्या से, जब वहाँ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को लेकर कम्युनल टेंशन बढ़ने लगी। और ये कम्युनल टेंशन इतनी बड़ी कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। देखिए, वैसे तो ये बहुत एक अलग और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ ताकि आपको ये पूरी कहानी समझने में आसानी हो। तो ये रहा यूपी और इसी के अंदर है अयोध्या, जिसको कि भगवान राम का बर्थ प्लेस माना जाता है। और इसी अयोध्या के अंदर 16वीं सेंचुरी में एक मुगल कमांडर मीर बाकी एक मस्जिद बनाता है जिसको बाबरी मस्जिद कहा गया है। और इसी जगह को राम जन्मभूमि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब ये मस्जिद बनाई गई उससे पहले यहाँ पर एक मंदिर था और इसी मंदिर को तोड़ के यहाँ पर मस्जिद खड़ी करी गई। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से पता चला कि जब ये मस्जिद बनाई गई उससे पहले यहाँ पर एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। फिर इसके बाद 1980 में विश्व हिंदू परिषद एक कैंपेन स्टार्ट करता है कि मंदिर वहीं पर बनेगा जहाँ पर एक्चुअल में राम जन्मभूमि एग्जिस्ट करती है। और ये उसी जगह की बात हो रही थी जहाँ पर बाबरी मस्जिद उस वक्त पर खड़ी थी। बहुत सारे कैंपेन्स हुए और उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के कैंपेन की पॉलिटिकल आवाज बनी बीजेपी। और बीजेपी ने भी उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर बहुत सारे रैलीज और बहुत सारे कैंपेन्स निकाले, जिसमें से एक बहुत फेमस है राम रथ यात्रा, जिसको उस वक्त बीजेपी के फेस एल के आडवाणी ने लीड करा था। इस वक्त तक का एक कैंपेन्स और जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे ये बहुत शांति से हो रहे थे। लेकिन फिर दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी मिलकर एक रैली ऑर्गेनाइज करती है और इस रैली में पूरे देश से करीब 1.5 लाख लोग आते हैं। और 1.5 लाख लोगों का एक रैली में प्रेजेंट होना ये बताता है कि ये मुद्दा लोगों के लिए कितना मैटर करता था उस वक्त पे या कितना मायने रखता था। और ये रैली चलती है और अचानक पूरी भीड़ वायलेंट हो जाती है और पुलिस बैरिकेड्स तोड़ के और पुलिस वालों को धक्का मुक्की करके ये सब लोग बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और बाबरी मस्जिद को तोड़ देते हैं। और वहीं से स्टार्ट होता है हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा और राइट शुरू हो जाते हैं। और अयोध्या से निकली हुई चिंगारी पूरे देश में आग की तरह ऐसे फैलती है कि जगह जगह पर दंगे होते हैं। और ऐसे ही कुछ दंगे उस वक्त बॉम्बे में भी स्टार्ट हो गए थे। और ये जो बॉम्बे में दंगे हुए थे, इन्हीं दंगों में टाइगर मेमन के एक ऑफिस को भी जला दिया गया था। ये जो टाइगर मेमन है, इसका रियल नाम था इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रजाक मेनन। इसकी लाइफ जर्नी बॉम्बे में स्मगलिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाने तक की है। और इसका नाम टाइगर पड़ने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार क्या होता है कि बॉम्बे में स्मगलिंग कर रहा होता है तो बॉम्बे पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इसका पीछा करती है, इसको चेस करती है। तो ये अपनी गाड़ी को अपोजिट साइड सिंगल लेन में डाल देता है और बॉम्बे पुलिस इसको चेज ही नहीं कर पाती और तभी से इसका नाम टाइगर मेमन पड़ गया और पूरा अंडरवर्ल्ड में टाइगर के नाम से फेमस हो गया। मैं आपको टाइगर की कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि टाइगर इस कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। और जो बॉम्बे में सब जो चीजें हुई थी और बाबरी मस्जिद का टूटना, यहीं से पूरे बॉम्बे ब्लास्ट की साजिश की कहानी शुरू हो गई थी। देखिए, कोई आम आतंकी हमला नहीं था, इसकी पूरी साजिश इंडिया के बाहर बैठ के करी गई ताकि बाबरी मस्जिद टूटेगा पूरा बदला लिया जा सके। जब बाबरी मस्जिद टूटी उसके बाद जब दंगे हुए तो इस चीज़ ने इंडिया के बाहर रह रहे कुछ स्मगलर जैसे कि हाजी अहमद, हाजी उमर, टाइगर मेमन, तौफीक जलियावाला, इन लोग के अंदर एक गुस्सा और एक बदले की आग भर दी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मारा काटा जा रहा है या फिर उनको फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। ये जो तौफीक जलियावाला था ये एक ISI का एजेंट था और कराची का एक स्मगलर था। इसके बाद क्या होता है कि जो तौफीक था ये दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और बागी लोग जैसे कि एजाज पठान, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा, इन लोग के साथ हाथ मिला लेता है और इन्हीं के साथ काम करने लगता है। एक दिन दुबई में एक मीटिंग होती है जिसको टाइगर मेमन भी अटेंड करता है और वहाँ बहुत सारे जाने पहचाने लोग भी थे जैसे कि अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दोसा, तौफीक,
शेख अहमद, हाजी उमर और ऐसे ही बहुत सारे लोग और भी थे। और टाइगर मेमन जाके तौफिक के बगल में बैठ जाता है। तौफिक रूम में बैठे हुए सारे लोगों से पूछता है क्या किसी के पास कुछ प्लान है या फिर कुछ आइडिया है जिससे वो अपना मकसद पूरा कर सकें या फिर इंडिया से बदला ले सकें। लेकिन पूरे रूम में एक साइलेंस थी, क्योंकि किसी के पास कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ प्लान नहीं था। लेकिन अचानक से रूम में एक आवाज आती है और एक आदमी बोलता है क्यों ना बीजेपी लीडर LK आडवाणी और बाला साहब ठाकरे को ही मार दिया जाए। ये आवाज थी एक आदमी की जो वहां बैठा था और देखने में थोड़ा बहुत पैलेस्टीनियन जैसा लग रहा था। लेकिन रूम में बैठे हुए सारे लोग जितने भी मीटिंग में आए थे, सबको पता था कि ये टास्क बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये करा ही नहीं जा सकता है। लेकिन वो आदमी फिर से बोलता है कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये आदमी ने वहां बैठे हुए लोगों से ये तक डिस्कस कर दिया था कि LK आडवाणी और बाला साहब ठाकरे के घर बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक भेजेंगे और उनको घर में ही बॉम्ब से उड़ा देंगे। लेकिन टाइगर जानता था अगर उनने इस वक्त बाला साहब ठाकरे और LK आडवाणी को छुआ भी तो इसका अंजाम बहुत खराब हो सकता है और ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी इंडिया में रह रहे मुस्लिम्स को, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इस बार शेख अहमद कहता है क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ हिंदू भी पूरा डर जाए। और ये बात सबको थोड़ा बहुत समझ में भी आती है और तौफिक को आइडिया बहुत पसंद आता है। वो खड़े उठता है और ताली बजाता है आइडिया के लिए। इतने में टाइगर बोलता है कि बॉम्बे जो है वो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है और एक फाइनेंशियल सेंटर भी है, और अगर हम बॉम्बे में कुछ ऐसा करें तो ये सबके लिए एक सबक होगा और सबको हमारी ताकत का अंदाजा भी आ जाएगा। और जब उस वक्त बॉम्बे में राइट्स हुए थे तो वहां के मुस्लिम्स को झेलना भी बहुत कुछ पड़ा था, तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए और मुंबई में ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सब लोग को सबक मिल जाए। वहां बैठे हुए सब लोग बहुत खुश होते हैं, सबको आइडिया पसंद आता है और बहुत सा डिस्कशन आगे भी होता है। और उसी रात दुबई के कमरे में बैठ के इन लोगों ने पूरे बॉम्बे को उड़ाने का प्लान बना दिया था। अब क्या था कि प्लान वगैरह बन गया था, सब कुछ रेडी था, अब बारी थी तैयारी करने की। और इनको पता था कि अगर ये प्लान सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना है इनको बॉम्बे में, तो उसके लिए 2 स्टेप्स इनको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला कि बॉम्बे में हथियार और बॉम्ब वगैरह सप्लाई करना, बॉम्बे के अंदर पहुंचवाना। और दूसरा था कि बॉम्बे के कुछ लड़कों को, वहीं के मुस्लिम लड़कों को लेके उनको बॉम्बिंग वगैरह के लिए ट्रेन करना। और ये काम टाइगर के अलावा कोई अच्छे से कर ही नहीं सकता था, क्योंकि टाइगर ने बॉम्बे में पहले भी स्मगलिंग करी थी, उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी था कि, और उसके बहुत सारे एजेंट से लिंक भी थे ये सब चीज़ों के लिए। स्मगलिंग के एक ऐसे ही कार्टेल को टाइगर जानता था जिसको लीड करता था दाऊद फांसे, जिसको दाऊद टकलिया भी कहते थे। ये इस कार्टेल को अपने 2 साथी अब्दुल गफूर पारकर और दादा भाई पारकर के साथ मिलकर चलाता था। और इनके पास ऐसे ऐसे लैंडिंग पॉइंट थे जैसे कि सेखंडी, डिगी, जहां लोगों को शक भी नहीं हो सकता है कि कोई स्मगलिंग पॉइंट है या फिर कोई चीज़ यहाँ से स्मगलिंग करी जा सकती थी। 15 जनवरी को टाइगर फांसे को अपने पास बुलाता है और उसे ये सब काम करने को कहता है और कहता है कि उसे ये सब चीज़ें खुद ही लीड करनी पड़ेगी क्योंकि काम बहुत इंपॉर्टेंट है और माल दुबई से आ रहा है। लेकिन फांसे कुछ सवाल करता है कि माल है किसका, दाऊद भाई का, और उसे कंफर्मेशन चाहिए कि माल सच में दाऊद भाई का ही है या किसी और का नहीं है या फिर उसे धोखा नहीं दिया जा रहा है। टाइगर उसे पहले तो बहुत कुछ समझाता है कि सच में माल दाऊद भाई का ही है और दुबई से ही आ रहा है, लेकिन बाद में टाइगर फांसे से कहता है कि वो उसकी एक मीटिंग दाऊद भाई के साथ डायरेक्ट करवाएगा जिससे उसको यकीन हो जाएगा कि माल दुबई से ही आ रहा है और दाऊद भाई का ही है। और इसके बाद 19 जनवरी को फांसे को टाइगर दुबई लेके जाता है और 19 जनवरी के बाद 21 जनवरी को फांसे की मीटिंग होती है दाऊद इब्राहिम से। 21 जनवरी को दाऊद फांसे दाऊद इब्राहिम से मिलता है और वहां से उसको कंफर्म हो जाता है कि माल सच में दुबई से ही आ रहा है और दाऊद भाई का ये काम है। और उसी रात 21 जनवरी को ये इंडिया वापस आ जाता है और यहाँ आगे टाइगर को एश्योर करता है कि वो ये काम अच्छे से करेगा और खुद जाके सारे माल को लैंड करवाएगा और जगह पे पहुंचवाएगा। लेकिन फांसे और उसके कार्टेल को बिल्कुल नहीं पता था कि वो जो चीज़ इंडिया में स्मगल करवा रहे हैं उसके अंदर हथियार और बॉम्ब्स हैं जिससे बॉम्बे को उड़ाया जाएगा, क्योंकि उसे दाऊद ने खुद बताया था कि जो चीज़ इंडिया में वो भेज रहा है दुबई से उसमें सिर्फ केमिकल्स हैं। और ये सब जो भी चीज़ें थी वो जनवरी के एंड और फेब के स्टार्टिंग में इंडिया में कभी भी लाई जा सकती थी, लेकिन फिक्स डेट अभी तक किसी को भी नहीं पता थी। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है उसको एक टिप मिलती है कि 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच टाइगर मेमन और मोहम्मद दोसा दुबई से इंडिया में कुछ आर्म्स और एक्सप्लोजिव सप्लाई करवाने वाले हैं और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और इसके बाद जो बॉम्बे पुलिस थी और जितनी बाकी एजेंसीज थी वो हरकत में आ जाती हैं और रेड वगैरह की तैयारी करती है और बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता है। उनको बहुत सारी टिप्स और मिलती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मिलती है, जिसके बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन और होती है और रेड वगैरह करवाई जाती है। लेकिन इनके हाथ में लगता कुछ भी नहीं है क्योंकि जनवरी में दुबई से कभी भी कोई माल आया ही नहीं। 2 फरवरी तक यही सब चला और फिर दिन आता है 3 फरवरी का। टाइगर ने एक होटल में एक रूम बुक करा था, वहां 16 लोगों को बुलाता है जिसमें से कुछ पुराने ही चेहरे थे जिसको पहले से जानता था और कुछ नए लोग भी थे जिसको टाइगर ने खुद से चूज करा था ये सब काम के लिए। टाइगर वहां उन लोगों के साथ मीटिंग करता है, उन लोगों से बात करता है और उनसे कहता है कि अब वक्त आ गया है बदला लेने का। वो उनको बताता है कि उसने बाहर से कुछ हथियार और कुछ बॉम्ब्स वगैरह मंगाए हैं जिससे वो अपने प्लान को अंजाम दे पाएंगे। और ये सब बातें टाइगर उन सबको इसलिए बता रहा था क्योंकि वही रात होने वाली थी जिस रात दुबई से इंडिया में सारे बॉम्ब्स और जितने भी हथियार वगैरह थे ये सब आने वाले थे।
ये लोग कुछ देर और होटल में रुकने के बाद करीब 4 बजे होटल छोड़ देते हैं और 4 घंटा ड्राइव करने के बाद एक गांव की तरफ निकल जाते हैं। और ये जिस गांव में पहुंचे थे उसका नाम था सिखंडी। ये वही सिखंडी गांव था जो वो फांसे के काटल का लैंडिंग स्पॉट था, जहां पर वो अक्सर स्मगलिंग करवाया करता था। और इसी पॉइंट पे वो माल आने वाला था दुबई से। रात के करीब 11 बजे एक मोटर बोट किनारे पे आती है, क्योंकि ये जो गांव था ये समुद्र से लगा हुआ था, तो ये मोटर बोट जो आती है वो किनारे पे आती है। टाइगर और कुछ आदमी उसमें चढ़ते हैं और करीब 10 मिनट चलने के बाद वो मोटर बोट समुद्र में एक बड़ी लाल रंग की स्पीड बोट से मिलती है। ये लोग उस छोटी बोट से बड़ी बोट में चले जाते हैं और इसी बोट के अंदर था वो माल जो इनको चाहिए था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। टाइगर के कुछ आदमी वो बड़ी लाल रंग की स्पीड बोट से करीब 30 बोरियां जिसके अंदर गत्ते के डब्बे थे और उसी के अंदर ये सारे हथियार और बॉम्ब वगैरह थे, उसको बड़ी बोट से छोटी मोटर बोट में शिफ्ट करते हैं। और ये लोग वापस किनारे पे आ जाते हैं और वहां से माल निकाल के एक झोपड़ी के अंदर रख देते हैं। वो छोटी मोटर बोट ने बहुत सारे चक्कर मारे और वो बड़ी शिप जो समुद्र में खड़ी थी उससे सारा सामान लाके गांव में झोपड़ी के अंदर शिफ्ट कर दिया। और जब ये सामान शिफ्ट कर रहे थे उसी सामान में कुछ वुडन बॉक्सेस भी थे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि वुडन बॉक्सेस के अंदर क्या था। जब ये सारा सामान उस गांव में ला गया था, शिकंडी में लाया गया था, तो बादशाह खान और चिकना जो टाइगर के बहुत खास आदमी थे वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं सारा सामान देख के और एक बॉक्स खोल देते हैं। और बॉक्स खोलते ही उनकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतने सोफिस्टिकेटेड और एडवांस वेपन्स कभी भी नहीं देखे थे। क्योंकि उस बॉक्स के अंदर थी AK-56 राइफल्स और कुछ हैंड ग्रेनेड्स। अब टाइम था इस सारे सामान को वंगाई टेलीकॉम टावर के पास शिफ्ट करने के लिए। सिखंडी गांव से ये सारा सामान गाड़ियों में लोड होता है। इतने में टाइगर पीछे से आता है और टाइगर ये बादशाह खान और चिकना और जितने ही बाकी लोग थे उन लोगों से कहता है कि अगर ले जाते समय रास्ते में अगर कोई भी तुम्हें रोके तो ये हैंड ग्रेनेड्स की पिन निकालना और मार देना। जब ये सारा सामान वंगाई टावर पे शिफ्ट हो गया तो वहां आने के बाद चिकना, बादशाह खान और बाकी जितने भी लोग थे इन लोगों ने वो बॉक्सेस खोले और वो बॉक्सेस के अंदर थी AK-56 राइफल्स, कुछ मैगजीन्स, डेटोनेटर्स और कुछ ऑटोमेटिक पिस्टल्स थी। और वो जो वुडन बॉक्सेस की बात मैं आपको पहले बता रहा था कि कुछ वुडन बॉक्सेस भी अनलोड हुए थे, वो बॉक्सेस भी इन लोगों ने खोले और उस बॉक्स के अंदर कुछ अलग चीज थी। कुछ काला चिपचिपा सा सब्सटेंस था जो बिल्कुल बर्तन धोने वाले साबुन की तरह दिख रहा था। इन लोग को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उससे पहले ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। इतने में टाइगर आता है। टाइगर इन लोग को बताता है कि एक काला साबुन RDX है और ऐसे करीब 50 डब्बे उतरे थे और 50 डब्बों में से हर डब्बे का वेट करीब 30 किलो था। तो जस्ट इमेजिन इनके पास करीब 1500 किलो RDX था और ये इतना RDX होता है कि किसी भी जगह को शमशान में बदल के रख दे। और देखिए ऐसा नहीं था कि इनका प्लान बहुत ब्रिलियंट था या फिर ये बहुत शातिर लोग थे ताकि ये लैंड कर पाए या फिर स्मगल कर पाए इन चीजों का। कुछ पुलिस के ऑफिशियल्स, कुछ पुलिस के लोग और कस्टम ऑफिशियल्स भी इन सब चीजों में शामिल थे। अभी तक इनका प्लान इनके अकॉर्डिंग चल रहा था, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो रहा था। सामान आ चुका था दुबई से, पैसे का जुगाड़ इनका हो चुका था। लेकिन अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सोफिस्टिकेटेड और एडवांस वेपन को और RDX का यूज करेगा कौन, क्योंकि इनने ये सब चीजें देखी पहली बार। तो इसके लिए टाइगर डिसाइड करता है कि वो लड़कों को और अपने जो आदमी थे उनको 10 दिन की इंटेंस ट्रेनिंग दिलवाएगा ताकि वो इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और जितने भी एक्सप्लोजिव था उसको अच्छे से यूज कर पाए और जो उसने प्लान बनाया था उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। और डिसाइड होता है कि वो अपने आदमियों को पाकिस्तान भेजेगा ये सब चीजों की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। 11 तारीख को 7 लोग का पहला बैच दुबई के लिए निकलता है, क्योंकि डायरेक्ट इन लोग को पाकिस्तान तो भेजा जा नहीं सकता था। तो प्लान बनाया गया था कि पहले इन लोग को दुबई भेजेंगे और दुबई के बाद इनको पाकिस्तान ट्रांसफर कर जाएगा वहां इस्लामाबाद में, जहां इनकी ट्रेनिंग होनी थी। तो बैच 11 तारीख को निकलता है और 13 तारीख को इनको दुबई से इस्लामाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। और इस बैच में था चिकना, बादशाह खान और परवेज के अलावा के साथ 4 लोग और भी थे। 15 तारीख को 3 लोग का बैच फिर से निकलता है और 17 तारीख को ये इस्लामाबाद में पहले बैच से मिल जाते हैं जहां वो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे पहले से ही। और इसके बाद आखिरी 9 लोगों का बैच फिर से निकलता है और इस बार इसमें थे 9 लोग। अभी टोटल मिला के हो गए थे 19 लोग जो इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे बॉम्बे को उड़ाने के लिए। और जो आखिरी 9 लोगों का बैच था इसमें था येबा याकूब, नासिर ढाकला, गुल मोहम्मद खान और गुल्लू। आप ये गुल्लू का नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब जैसे थोड़ा सा स्टोरी और आगे बढ़ेगी ये पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। ट्रेनिंग के बाद 4 मार्च को ये सब लोग वापस आते हैं और वापस आने के बाद जो अगला काम इनके लिए बचा था वो था कि जगह डिसाइड करना कि कहाँ ये लोग बॉम्बिंग करेंगे और कैसे आगे का प्लान चलेगा। तो टाइगर के आदमी कुछ दिनों तक रैकी करते हैं और कुछ दिनों की रैकी के बाद ये लोग जगह डिसाइड करते हैं और टाइगर फिर से एक बार मीटिंग बुलाता है और इन लोग को बुलाता है और कहता है कि जगह फाइनली डिसाइड हो चुकी है। और वो इन लोग को जगह बताता है कि एयर इंडिया की बिल्डिंग, भारत पेट्रोलियम की ऑयल रिफाइनरी, कुछ 5 स्टार होटल जैसे द होटल सी रॉक, ताज, ओबरॉयस, गोल्ड मार्केट जो जवेरी बाजार में थी, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शिवसेना का ऑफिस तक इनकी हिट लिस्ट में था। बॉम्बे स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग तक इनने अपने रडार में रखी हुई थी।
इनका प्लान था कि बॉम्बिंग 2 स्टेजेस में होगी। पहले स्टेज में ये लोग एयर इंडिया की बिल्डिंग, 5 स्टार होटल्स, थिएटर, शिवसेना का भवन और जितनी भी जगह थी वहां ये लोग टाइम बॉम्ब सेट करेंगे और सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ग्रेनेड्स का यूज करेंगे ताकि प्लेन्स को अच्छे से डिस्ट्रॉय कर पाए। इसके बाद टाइगर बोलना शुरू करता है और वो कहता है कि जिसको भी लंबी वाली मतलब कि AK-56 राइफल चलानी आती है, ये लोग AK-56 राइफल्स को लंबी वाली कहते थे, कि जिसको भी वो चलानी आती है वो BMC ऑफिस और मंत्रालय में जाएगा और ताबड़तोड़ फायरिंग करेगा और जितने भी लीडर्स वहां मिलेंगे सबको गोलियों से भून देगा। अब सब सेट था, लोग भी रेडी थे, प्लान भी रेडी था, जगह भी डिसाइड हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता है जो उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आपको पहले कहा था कि आप एक नाम याद रखिएगा, गुल्लू। यहाँ पर ये गुल्लू ही पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट बनता है। 9 मार्च को ये पुलिस को सरेंडर कर देता है और ये सरेंडर इसलिए नहीं करता है कि ये बॉम्बे के जो भी बॉम्बिंग ब्लास्ट होने वाला था इस सब में इंक्लूड था, बल्कि इसने जब बॉम्बे में राइट्स हुए थे इसने उस वक्त बहुत लोगों को मारा था और इसका बहुत बड़ा हाथ था बॉम्बे राइट्स में। पुलिस इसको बहुत दिनों से ढूंढ भी रही थी, लेकिन जब ये पाकिस्तान ट्रेनिंग में गया था पुलिस ने इसके भाई को अरेस्ट कर लिया था ताकि गुल्लू मजबूर हो गए सरेंडर कर पाए, और ऐसा ही होता है और 9 मार्च को आके सरेंडर करता है और यहीं से स्टार्ट होता है इस कहानी का पूरा टर्निंग पॉइंट। गुल्लू पुलिस को सारी बातें बताता है और वो अपनी पाकिस्तान में ली हुई ट्रेनिंग के बारे में पुलिस को बताता है, लेकिन पुलिस उस वक्त उस चीज को सीरियसली नहीं लेती है और एक ब्लफ समझ के भूल जाती है या फिर छोड़ देती है। और वहां दूसरी तरफ टाइगर को भी पता लग चुका था कि गुल्लू सरेंडर कर चुका है और पुलिस को सब कुछ बता चुका है। और फिर से एक मीटिंग होती है, सब लोग उसमें आते हैं और टाइगर उस मीटिंग में कहता है कि गुल्लू हमारे प्लान को खराब कर सकता है, लेकिन मैं अपना प्लान बिल्कुल नहीं बदलूंगा और बॉम्बे को उड़ा के रहूंगा। पूरी मीटिंग में डेट डिसाइड होती है फिर से कि 12 मार्च को ये सारी बॉम्बिंग करी जाएगी और ये सब चीजें वो 9 मार्च की शाम को डिस्कस कर रहे थे, जहां से सिर्फ 3 दिन बचे थे बॉम्बिंग होने में। मैंने आपको क्यों कहा कि गुल्लू का अरेस्ट इस कहानी का पूरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहले जब प्लान बना था उसके अकॉर्डिंग ये सारी बॉम्बिंग अप्रैल में होने वाली थी, शिव जयंती के दिन। 10 तारीख को टाइगर के अपार्टमेंट में फिर से मीटिंग होती है और उस मीटिंग में भी सब लोग आते हैं और उस मीटिंग में बादशाह खान टाइगर को बताता है कि भारत पेट्रोलियम की ऑयल रिफाइनरी में बॉम्बिंग करना पॉसिबल नहीं है और वो लास्ट मोमेंट में अपनी प्लान से इस लोकेशन को हटा देते हैं। सोचिए अगर भारत पेट्रोलियम की ऑयल रिफाइनरी में अगर बॉम्बिंग होती तो उसके आसपास की जगह ऐसे धमाके से उठती कि उसको सोचना भी इम्पॉसिबल है। बादशाह खान उस मीटिंग में प्लान बताता है कि हम लोग कार के अंदर बॉम्ब भर के उनको जगह जगह पे पार्क कर देंगे और उसमें टाइमर सेट करेंगे जिससे वो टाइम बॉम्ब की तरह एक्ट करें और जगह जगह पे फटे। जहां पर कार बॉम्ब वाला आइडिया काम नहीं करेगा वहां पर वो खुद जाएंगे, जैसे कि बीजेपी का ऑफिस, शिवसेना का ऑफिस। और इतने में टाइगर बादशाह खान की बात काट के कहता है कि महिम के फिशरमैन्स कॉलोनी में भी ग्रेनेड फेंकना ताकि उनको समझ में आ सके कि टाइगर से उलझने का मतलब क्या होता है और बाल ठाकरे और आडवाणी को भी पता लगना चाहिए कि टाइगर कुछ ही घंटों में क्या क्या कर सकता है। टाइगर उस वक्त ऐसे जोन में था कि उसको सिर्फ तबाही चाहिए थी और पूरा बॉम्बे उड़ता हुआ देखना चाहता था। और यहाँ से धमाके होने में सिर्फ अब 2 दिन बचे थे और अगले दिन 11 तारीख की सुबह टाइगर सबको फोन करता है और पूछता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और टाइगर ये सब इसलिए पूछा था क्योंकि उसको 12 तारीख की सुबह जिस दिन बॉम्बिंग होनी थी उसको उस दिन दुबई के लिए निकलना था, क्योंकि यहाँ से उसे भागना था। उसे पता था कि अगर वो यहाँ रुकेगा तो फंस सकता है। और ऐसे 11 तारीख भी निकल गई सारा इनकी तैयारी करने में, कार वगैरह सेट करने में, बॉम्ब्स वगैरह फिट करने में। और अब सिर्फ बचा था एक दिन। अब आ गया था दिन 12 मार्च का, जिसका इन लोग को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि आज ही के दिन होनी थी सारी बॉम्बिंग। इन लोगों ने सारी गाड़ियां जैसे कि एक एम्बेसडर कार, 2 मारुति वैन, 3 मारुति 800, 4 स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और कुछ बैग्स में RDX भर के फिट कर दिया था। और अब काम बचा था इन सारी गाड़ियों को और इन बैग्स को जगह में पहुंचाने का। और सुबह का 8 बजे मोहम्मद इकबाल एक स्कूटर लेके निकल जाता है दादर रेलवे टर्मिनल के पास। दादर रेलवे टर्मिनल एक बहुत क्राउडेड एरिया था जहां दिन भर में करीब हजारों लोग आना जाना करते थे। और इतनी भीड़ देखते हुए वहां सिक्योरिटी में लगे पुलिस वाले ने इसको डांट दिया कि ये वहां स्कूटर पार्क नहीं कर सकता और मजबूरी में आके इसने वो स्कूटर को रेलवे टर्मिनल के फुट ब्रिज के नीचे पार्क कर दिया और अब पहला बॉम्ब सेट हो चुका था। के बाद 11 बजे परवेज शेख, असगर और शोएब 3 सूटकेस लेके निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद ये लोग जाते हैं तेबा के घर में जहाँ ये मुश्ताक से मिलते हैं। और ये तेबा के घर इसलिए आते हैं क्योंकि तेबा पहले ही 11 तारीख को 3 होटल्स में रूम बुक कर चुका था और चाबी भी कलेक्ट कर चुका था। वहां से ये लोग निकलते हैं होटल्स के लिए और ये लोग मिलके होटल सी रॉक, होटल जुहू और होटल सेनेटोर में 3 सूटकेस RDX से भरे हुए रख आते हैं। और अब तक 4 बॉम्ब प्लांट हो चुके थे, 3 ये होटल वाले सूटकेस, एक जो दादर रेलवे टर्मिनल के पास रखा हुआ था। इसके बाद एक कमांडर जीप जो कि टाइगर अक्सर स्मगलिंग के लिए यूज करता था, उसको इनने वोरली के RPO रोड के पास पार्क कर दिया। और ये था 5th बॉम्ब जो सेट हो चुका था अपनी जगह में। और दूसरी तरफ पाउले एक एम्बेसडर कार लेके निकला था जो कि एकदम सरकारी गाड़ी लग रही थी और इसको जाना था एयर इंडिया की बिल्डिंग के पास। पाउले इस गाड़ी को लेके जाता है और ये बिल्कुल सरकारी लगने की वजह से वॉचमैन इसको रोकता भी नहीं है और इस कार को ये बैंक ऑफ ओमान के एग्जिट के पास पार्क कर देता है। पाउले जैसे ही एम्बेसडर कार पार्क करके बाहर निकलता है उसको एक मारुति 800 कार दिखती है जिसको इरफान और तैनूर ले जा रहे थे और एक गाड़ी जा रही थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। और इनको करीब 12:50 में ये गाड़ी दलाल स्ट्रीट के पास पार्क करनी थी, लेकिन दलाल स्ट्रीट एक बहुत बिजी रोड हुआ करती थी और यहाँ बहुत सारे लोग इधर उधर जाया करते थे, तो वहाँ पार्किंग मिलना बड़ा मुश्किल था और इन लोग को पार्किंग नहीं मिलती है। इरफान इस गाड़ी का यू टर्न लेता है और इसको BSE के गेट की तरफ लेके आता है और BSE के बेसमेंट में इस गाड़ी को पार्क कर देता है। पाउले जिसने वो एम्बेसडर कार पार्क करी थी
वो गाड़ी पार्क करने के बाद अल हुसैनी 1:15 में वापस आता है जहां बाकी गाड़ियां रखी गई थी। वहां से वो इस बार एक मारुति 800 गाड़ी फिर से ले आता है। इस बार उसके साथ बादशाह खान भी था और वो गाड़ी लेके सेना भवन की तरफ ले जाता है क्योंकि इनको वो गाड़ी वहां सेना भवन के पास पार्क करनी थी, लेकिन इनको भी वहां पार्किंग नहीं मिलती है। तो ये क्या करते हैं कि उस गाड़ी को मोहम्मद अली बिल्डिंग से चिपका के पार्क कर देते हैं जो कि सेना भवन के बिल्कुल पास में थी। ये सारी गाड़ियां पार्क होने के बाद अभी भी 3 स्कूटर बाकी थे जिसमें RDX फिट था। जो टाइगर का खास आदमी था चिकना, वो इम्तियाज और मुश्ताक से कहता है कि वो 2 स्कूटर लेके जवेरी बाजार की तरफ जाएंगे और वहां जाके स्कूटर को पार्क कर देंगे। और परवेज को भी एक टास्क मिलता है कि उसको स्कूटर को मस्जिद बंदर एरिया में पार्क करना था और ये तीनों स्कूटर लेके निकल जाते हैं। परवेज स्कूटर को कत्था बाजार के अंदर एक टेलीफोन बूथ के पास पार्क कर देता है और वहाँ दूसरी तरफ इम्तियाज और मुश्ताक भी 2 स्कूटर लेके निकल गए थे। और अब दिन के 1:30 बज चुके थे और पहला बॉम्ब ब्लास्ट होने का टाइम भी हो गया। और जैसे ही मुश्ताक प्रिंसेस स्ट्रीट के फ्लाईओवर के ऊपर स्कूटर लेके जाता है, उसको दूर से ही बहुत ट्रैफिक जाम दिखता है और जैसे ही वो पास जाता है तो लोग बात कर रहे होते हैं कि BSC में बॉम्ब फटा है और ये वही बॉम्ब था जो इन लोगों ने BSC के बेसमेंट अंदर गाड़ी में पार्क करा था और अब पहला बॉम्ब फट चुका था। और ये सुनने के बाद मुश्ताक फटाफट जवेरी बाजार में जाता है और DP ज्वेलर्स के बाहर एक स्कूटर फिर से पार्क कर देता है। और वो जब दूसरी तरफ देखता है तो इम्तियाज ने भी स्कूटर पार्क कर दिया था और वहाँ दूसरी जगह शोएब ने भी शेख मेनन स्ट्रीट के जंक्शन में एक बॉम्ब रख दिया था। और अब वक्त हो चुका था 2:15। अब बस सब कुछ सेट था। 13 के 13 बॉम्ब अपनी जगह में सेट हो चुके थे। सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। जो इन्हें सोचा था, जहां जहां इन्हें सोचा था वहां सारी गाड़ियां पार्क हो चुकी थी। जिस गलियों में लोग घूम रहे थे उनको पता नहीं था कि इस गली के किसी कोने में एक स्कूटर ऐसा पार्क है जिसके अंदर RDX भरा हुआ है और वो कभी भी फट सकता था। और जिन बेसमेंट से वो अपनी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं उसी बेसमेंट के कोने में कहीं पर एक गाड़ी ऐसी लगी हुई है जिसके अंदर मौत रखी हुई है। इतने सबके बाद भी अभी भी इनका काम बचा हुआ था। अभी भी इनको 2 जगह पे ग्रेनेड्स फेंकने थे। एक था महिम की फिशरमैन्स कॉलोनी, दूसरा था सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां इनको प्लेन्स के ऊपर ग्रेनेड्स फेंकने थे। कुछ लोग गाड़ी में ग्रेनेड्स लेके फिशरमैन कॉलोनी की तरफ चले जाते हैं और नसीम और इकबाल मोटरसाइकिल में 8 ग्रेनेड्स लेके एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। और जो बाकी बचे हुए लोग थे, बबलू, बादशाह खान वगैरह, ये लोग गाड़ी में बैठ के AK-56 राइफल लेके BMC के ऑफिस चले गए जहां इनको BJP और शिवसेना के ऑफिस में गोलियां मारनी थी। अब सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग था। ये लोग जहां जहां इन लोगों ने जाना था वहां ये लोग चले गए थे। एक बॉम्ब BSC वाला जो था वो पहले ही फट चुका था और अब दूसरा बॉम्ब जो इन्हें कत्था बाजार में स्कूटर टेलीफोन बूथ के पास पार्क करा था वो भी फट चुका था। एयर इंडिया बिल्डिंग के पास वाला बॉम्ब भी फट जाता है और अब दिन के बज चुके थे 2:30 और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पूरे शहर में ये हो क्या रहा है। अचानक पूरे शहर में धमाके कैसे शुरू हो गए और सिर्फ सेना बिल्डिंग के बाहर रखा हुआ बॉम्ब भी फट चुका था। और वहां दूसरी तरफ जो लोग गाड़ी में ग्रेनेड्स लेके महिम की फिशरमैन कॉलोनी की तरफ गए थे और वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और 1 2 3 काउंट करते हैं और ताबड़तोड़ ग्रेनेड्स पूरी कॉलोनी में फेंकते हैं। और जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें चिकना, बादशाह खान और शेख अली वगैरह जा रहे थे बंदूकें लेके BMC ऑफिस की तरफ, उस गाड़ी में अचानक बहुत अजीब चीज होती है। आप इसको कोइंसिडेंस समझे या फिर बॉम्बे की किस्मत समझे, उस गाड़ी में रखा हुआ एक डेटोनेटर अचानक से ब्लिंक करने लगता है। पीछे बैठा हुआ चिकना उसको देख लेता है और उसको पता था कि ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि अभी फटेगा। चिकना उसको उठाता है और बादशाह खान को पास कराता है। बादशाह खान उस डेटोनेटर को पकड़ के शेख अली को देता है और शेख अली उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। और उसी वक्त जब इसने डेटोनेटर खिड़की से बाहर फेंका उस वक्त ये RPO रोड से पास हो रहे थे और आपको याद होगा इसी RPO रोड में इनने एक गाड़ी पार्क करी थी जिसके अंदर RDX था। और जैसे ही इसने वो डेटोनेटर खिड़की से बाहर फेंका, वो डेटोनेटर और वो गाड़ी एक साथ फटी और इन लोग को बहुत जोर की धमाके आवाज आई और उनकी गाड़ी में भी बहुत डैमेज हुआ। और इन लोगों ने डिसाइड करा कि अब इन लोग को एक गाड़ी वहीं छोड़ देनी चाहिए और जल्दीबाजी में वहां से भागने के चक्कर में ये लोग बंदूकें वहीं भूल गए। और वहाँ एयरपोर्ट में भी इकबाल और नसीम ने ग्रेनेड्स फेंक दिए थे प्लेन्स के ऊपर, प्लेन्स को डैमेज कर दिया था और वहां से भाग भी गए थे। देखिए सिर्फ 2 घंटा 10 मिनट में इन सारे लोगों ने मिलकर पूरी बॉम्बे की सूरत बदल के रख दी थी। जगह जगह धमाके हो गए थे और अभी तक सारे बॉम्ब फट चुके थे और पूरी बॉम्बे की हालत ऐसी हो गई थी कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जगह जगह से धुएं उठ रहे थे और इस पूरे हमले में करीब 257 लोग मरे और 1400 लोग घायल हुए और सब कुछ इनके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। ये सब करने के बाद इनका पूरा ग्रुप एंजॉय कर रहा था और अब टास्क था इन सबको शहर से बाहर निकालने का। चिकना सबको 10-10 हजार रुपए देता है और इनसे कहता है कि शहर से बाहर चले जाओ और लेकिन टाइगर भाई के टच में रहना। ये सब के बाद पूरी बॉम्बे पुलिस और पूरा शहर हाई अलर्ट में था। पूरे शहर में बॉम्ब स्क्वाड घूम रही थी क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि अभी पूरे शहर में कितने बॉम्ब्स बचे हैं या फिर अभी कितने बॉम्ब फटने बाकी हैं। ये जो पूरा ग्रुप था ये लोग इधर से उधर छुपते रहे, कभी रामपुर कभी जयपुर, लेकिन कुछ टाइम में ही अब्दुल गानी, इम्तियाज, येबा याकूब, असगर अरेस्ट हो जाते हैं। ये लोग भी इसलिए अरेस्ट होते हैं क्योंकि ये लोग बॉम्बे में ही रुके थे बचे हुए RDX की रखवाली करने के लिए। अब मैं आपको जो बात बताऊंगा ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 3 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच फरवरी में इंडिया में करीब 8 टन ऑफ RDX आया
है ये इतना आरडीएक्स होता है कि बॉम्बे जैसे कितने ही शहर तबाह कर सकते थे। पुलिस याकूब के भाई और उसकी सिस्टर इन लोगों को भी अरेस्ट करती है ताकि याकूब डरे और पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे जितना भी बचा हुआ आरडीएक्स है या फिर बॉम्बिंग के बारे में। और ऐसा ही होता है, याकूब डर जाता है उसके भाई के अरेस्ट के बाद और वो पुलिस को सारी बचे हुए आरडीएक्स की इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, मार्च के एंड में जो लैंडिंग एजेंट्स थे दादा भाई पार्कर और जो उसका पार्टनर था दूसरा, उन लोग को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और ये एजेंट्स पुलिस को जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स और कस्टम जिन लोगों ने घूस लेके इन लोग का सपोर्ट करा था उन सबके नाम भी दे देती है। अब धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होने लग गया था क्योंकि टाइगर के जितने भी आदमी थे, लगभग जो मेन आदमी थे, वो अरेस्ट होने शुरू हो गए थे। ये सब तो इन्वेस्टिगेशन चली रही थी बॉम्बिंग केस की, और जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से भी 100 लोगों को कोर्ट 2006 में गिल्टी मानती है और पूरी मेमन फैमिली के 4 मेंबर्स को भी आरोपी मानती है। याकूब मेनन जो टाइगर मेमन का भाई था उसको 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी में चढ़ा दिया जाता है। 2003 में दाऊद इब्राहिम को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और जितने भी लोगों ने कार में बॉम्ब प्लांट करे थे जैसे पाउले, येबा याकूब, शहनवाज, अब्दुल गानी, जितने भी लोग ये लोग थे उन सबको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन जो इस केस का पूरा मास्टरमाइंड था टाइगर मेमन, वो बच के भाग जाता है और कभी पुलिस के हाथ नहीं आ पाता है। तो ये थी 1993 में हुए बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट की पूरी कहानी, कैसे अयोध्या से शुरू हुए एक राइट्स ने पूरे बॉम्बे को हिला के रख दिया था। और अगर गुल्लू उस दिन सरेंडर नहीं करता तो ये हमला कितना बड़ा हो सकता था, और ये हमले की वजह से कैसे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के लिंक भी सामने आ गए थे। मैंने आपको वीडियो में जो भी बातें बताई हैं उन सब चीजों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, सिवाय एक बुक के जो की है एस हुसैन जैदी की ब्लैक फ्राइडे। ये बुक पढ़ के ही मैंने आपको ये सारी डिटेल्स दी हैं। आप चाहे तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन खरीद के पढ़ सकते हैं। 200-250 पेज की करीब ये बुक है, वरना मैंने हर पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर ही दिया है। आप चाहे तो इस वीडियो की छोटी क्लिप्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।